नमस्कार दोस्तों, लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से रूबरू हुए तो कम से कम ऐसे दो लम्हे थे जब वो भावुक हो गए। पहला लम्हा तब दोस्तों जब उन्होंने कहा कि आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब देश की जनता में कुछ लोग महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस देश की तरक्की में महिला जो है वो बराबरी की भागीदार है। और उन्होंने कहा कि आइए आज संकल्प लें कि महिलाओं के लिए हम कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का नेता अमित मालवीय, उसके नेतृत्व में भाजपा का एक प्रचार तंत्र चलता है और यह प्रचार तंत्र बदनाम है महिला पत्रकारों, महिला आलोचकों और महिलाओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। यही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर एक ऐसे शख्स को फॉलो करते थे जिसने स्वर्गीय गौरी लंकेश के बारे में बहुत अपशब्द कहे थे जब उनकी मौत हुई थी। और यह ना भूलें, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई थी सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए। यह ना भूलें, यह पहली बार हुआ था सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के लिए दिल में नफरत थी। प्रधानमंत्री ने आज जब वो शब्द कहे ना दोस्तों कि मेरा दिल रोता है जब महिलाओं को गाली दी जाती है, तो यह करारा तमाचा था उन लोगों पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसे कई लोग उनकी अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि भाजपा का बदनाम आईटी सेल, उनका प्रचार तंत्र। यह ना भूलें, जब विराट कोहली ने अपने ही टीम के मोहम्मद शमी की रक्षा में वो आए थे, जब मोहम्मद शमी को गाली दी जा रही थी, तब विराट कोहली की बेटी के बारे में एक व्यक्ति ने अपशब्द कहे थे। और मैं नहीं भूला हूं, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग ये कह रहे थे कि वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है, वो तो पाकिस्तानी है, वो विदेशी जमीन में। बाद में पता चला कि वो हैदराबाद का रहने वाला एक इंजीनियर था और उसे बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। प्रधानमंत्री आज जब वो बात कह रहे थे ना, इन तमाम लोगों के लिए एक करारा तमाचा था। और मुझे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे इस वीडियो पर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जब मैं कुछ अपनी बातें कह रहा हूं तो कई अंधभक्त आएंगे गंदी गंदी गालियां देने। और न सिर्फ मुझे गाली दी जाती है बल्कि मेरे परिवार की महिलाओं को गाली दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश उन लोगों के लिए एक संदेश था। आज की तारीख में जिस भी पत्रकार से इनके अंधभक्त इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी आलोचना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, क्योंकि आलोचना करने के लिए यहां कुछ होना चाहिए, यहां कुछ होना चाहिए, तर्क होने चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश उन लोगों के लिए भी था जिनके पास तर्क नहीं है, जो आलोचकों या पत्रकार जिनसे आप सहमत नहीं हैं, उनके परिवार की महिलाओं को आप गाली देते हैं। मसलन एक लोकतंत्र के अंदर अभिसार शर्मा को यह अधिकार है कि वो जनता के मुद्दे उठा सके, रवीश को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके जनता के मुद्दे उठा सके, अजीत अंजुम को यह अधिकार है, साक्षी जोशी को यह अधिकार है, रोहिणी सिंह को यह अधिकार है। ये तमाम लोग हैं, मगर इन सभी लोगों ने गंदी गंदी गालियों का सामना किया है, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे ट्विटर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश ऐसे गालीबाजों के लिए था क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा और वो इमोशनल हो गए, ये भावुक हो गए। इसलिए मैं आज उन गालीबाजों से पूछना चाहता हूं, तुम सुनोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्योंकि देखिए, जब आप मुझे गाली देते हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गाली देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता है या उनसे इत्तेफाक नहीं रखता है, तब आप अपना स्तर गिरा रहे हैं, आप अपने अंदर वो जहर भर रहे हैं। इसलिए मैं आज उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही उसे आप समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण बहुत समावेशी था दोस्तों। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तब उन्होंने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया, नेहरू का भी नाम लिया, बापू का नाम भी लिया और सावरकर का भी नाम लिया। तमाम लोगों का नाम लिया। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नेहरू का नाम भूल गए हैं, क्योंकि जब शुरुआत में उन्होंने 3-4 लोगों का नाम लिया जिसमें बापू,
अंबेडकर, सावरकर का नाम और पटेल का नाम उन्होंने लिया था। हालांकि मुझे लगता है कि सावरकर को पटेल, गांधी और अंबेडकर से जोड़ना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की महानता को बखान करने के लिए आपको उसके नाम के आगे वीर लगाना पड़े, वो व्यक्ति जो कई बार, आधा दर्जन से ज्यादा बार अंग्रेजों से माफी मांग चुका हो, इसलिए मुझे लगता है उसका नाम नहीं जोड़ना चाहिए। मगर मैं वो बात समझ सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, एक ऐसी संस्था से उनका वास्ता है जो वीर सावरकर को एक महान स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देता है। तो चलिए, उस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं निजी तौर पर, मेरी कुछ आपत्तियां हैं और ढेरों आपत्तियां हैं सावरकर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कई और बातें कही दोस्तों। उन्होंने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि जब मैंने परिवारवाद का जिक्र किया तो आप लोग, कई लोग उसे राजनीतिक परिवारवाद से जोड़ देंगे। और जाहिर सी बात है, इससे पहले भी आप लगातार देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे जैसे हम 2024 के लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, परिवारवाद पर खास उनका तवज्जो है। जाहिर सी बात है, हमला है सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर। मगर प्रधानमंत्री ने कुछ और बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो ये भाषण है सिर्फ राजनीतिक परिवारवाद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में भी जो परिवारवाद हो रहा है उस पर है। उस वक्त जब वो भाषण दे रहे थे तो सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री जब ये संदेश दे रहे थे तो क्या देश की जनता में ये बात भी थी, या उनके जहन में ये बात भी थी कि अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई में सबसे अहम किरदार निभाने वाले व्यक्ति हैं, जबकि कोई क्रिकेटर नहीं है, क्रिकेट में उनकी कोई पहुंच नहीं है। तो जब वो कह रहे थे कि भाई मेरा मतलब सिर्फ राजनीतिक परिवारवाद से नहीं है, मेरा मतलब संस्थाओं में जो परिवारवाद है उससे भी है। और बात यहां नहीं रुकती। स्वर्गीय अरुण जेटली, जैसे कि आप जानते हैं, उनका एक बहुत बड़ा किरदार था भारतीय क्रिकेट में। आज उनका बेटा रोहन जेटली, वो भी, जैसे कि आप इस खबर में देख सकते हैं, वो भी आज की तारीख में दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि यह भी एक किस्म का राजनीतिक परिवारवाद है। और सबसे बड़ी बात, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। वो कौन से 2 कांग्रेसी नेता हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि परिवारवाद की देन है, जितिन प्रसादा, जिनके अपने पिता जो हैं पुराने कांग्रेसी थे। और ये ना भूलें, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उस परिवारवाद से आते हैं जिनका आधा परिवार जो है वो बीजेपी के साथ था और आधा परिवार कांग्रेस के साथ था। यानी कि दोनों जगहों से मलाई मारने का काम किया जा रहा था। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को जो बात अपनी कह रहे थे ना, खूबसूरत बात थी, मगर वो करारा तमाचा था इन तमाम लोगों का जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया। और आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ निगाह देनी होगी। अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह, पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, पूरी की पूरी एक फहरिस्त है जहां आप देख सकते हैं कि परिवारवाद के चलते ये लोग जो हैं उन्होंने अपनी जगह बीजेपी में बनाई है। अनुराग ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर आज की तारीख में सूचना और प्रसारण मंत्री है। इतना अहम पद है इस शख्स के पास। और इनकी क्या कामयाबी है? उनके पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। अनुराग ठाकुर की तो अहमियत इतनी है दोस्तों, वो सूचना प्रसारण मंत्री हैं और उनकी काबिलियत क्या है? देश के गद्दारों को तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो टिप्पणी की तो वो एक करारी टिप्पणी अनुराग ठाकुर पर भी थी, वो एक करारी टिप्पणी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी थी, जितिन प्रसादा पर भी थी और इन तमाम लोगों पर थी जिनकी बस एकमात्र काबिलियत है कि वो लोग एक यशस्वी राजनीतिक पिता के बच्चे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जब वो भ्रष्टाचार और करप्शन की बात कर रहे थे तो बेशक वो उंगली जो है विपक्ष की तरफ थी उनकी, मगर जो 3 उंगलियां थी दोस्तों उनकी अपनी पार्टी की तरफ थी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, उनका जो ये भाषण था मुझे निहायत ही समावेशी लगा, मगर कई मुद्दों पर निशाना जो है उनकी अपनी पार्टी पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संघीय ढांचों को मजबूत करने की बात की।
उन्होंने यह भी कहा यह पहली बार है जब पिछले 8 सालों में देश को राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली है। इन दोनों चीजों पर मैं एक त्वरित टिप्पणी करना चाहता हूं। जब आप देश के संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। झारखंड किस चुनौती का सामना कर रहा है बताइए? आज हेमंत सोरेन को इस बात का डर है कि कहीं ईडी के सहारे उनकी सरकार को गिरा ना दिया जाए। मध्य प्रदेश के साथ क्या किया गया? एक चुनी हुई सरकार आई, उसे गिरा दिया गया। महाराष्ट्र में तो आप शिवसेना से इस कदर नाराज थे कि आपने शिवसेना के वजूद को ही तहस नहस कर दिया। ईडी के डर से पूरे के पूरे विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो जब प्रधानमंत्री संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात करते हैं, जो कि मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात है, तो कहीं ना कहीं कटघरे में उनकी अपनी पार्टी और उनकी सरकार की जो तमाम एजेंसीज हैं जो ये तमाम हरकतें कर रहे हैं, उसकी तरफ ये सवाल खड़ा हो जाता है। बिहार का जिक्र करें। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने आपके पैरों तले जमीन खींच दी। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड के साथ वही खेला होने वाला था जो आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया। आप जब संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का यह बयान एक करारा तमाचा था उनके अपनी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर। क्यों? क्योंकि आपको याद है वो बिहार गए थे और बिहार में उन्होंने कहा था इसी तरह से बीजेपी मजबूत होती रही तो तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब क्षेत्रीय दल ही नहीं रहेंगे तो देश का संघीय ढांचा कैसे बना रहेगा? बताइए, कैसे बना रहेगा? इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही एक करारा तमाचा था उनकी अपनी सरकार की एजेंसीज पर, उनके अपने सरकार के नेताओं के बयानों पर। परिवारवाद हो, संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात हो या महिलाओं का सम्मान हो, ये तमाम मुद्दों पर उनकी अपनी पार्टी के नेता, उनकी अपनी सरकार की एजेंसीज, उनके अपने सरकार का और पार्टी का प्रचार तंत्र कटघरे में नजर आया। मगर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर भाषण सुना है और मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि उन्होंने जितने भी भाषण दिए यह उनका सबसे बेहतरीन भाषण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 5 प्राण शक्तियों की बात की। मैं जिक्र करना चाहूंगा उन प्राण शक्तियों में। उन्होंने चौथा जो प्राण शक्ति की बात की वो थी एकता और एकजुटता, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्रधानमंत्री, आपने वाकई बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मुसलमान होना, अल्पसंख्यक होना एक गुनाह माने जाने लगा है और आपके पार्टी के कई नेता, आपका अपना प्रचार तंत्र उन पर निशाना साधता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद माना कि अगर एकता और एकजुटता होगी, जब मन में यह भावना होगी कि कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए जो आपने प्रण शक्ति ली है या प्राण शक्ति ली है, यह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है। प्रधानमंत्री, उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की कोई गुलामी वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तीसरी प्राण शक्ति में उन्होंने कहा कि विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। 5वां उन्होंने कहा, चौथा था एकता और एकजुटता की बात और 5वीं की बात कही नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जब वो नागरिकता की बात कर रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की कि जब मैं नागरिकता कह रहा हूं तो नागरिक में सिर्फ सिटीजन शामिल नहीं है, नागरिकों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता में जागरूकता पैदा करने की जब बात की जाती है तो प्रधानमंत्री ने निहायत ही खूबसूरत बात कही। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो तमाम अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री ने कही आज, इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से ही करने की जरूरत है। चाहे महिलाओं के प्रति अपशब्दों की बात हो, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको अमित मालवीय नाम के अपना जो प्रचार तंत्र का मुखिया है उसे तुरंत बाहर करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को वहां लाना चाहिए जो समावेशी हो। आपको अपने उस मीडिया पर लगाम लगाना चाहिए जो मीडिया नफरत परोसता है। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपने खुद कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जहरीला प्रचार कहां चलाया जा रहा है?
न्यूज चैनल्स के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए। जब तक उस जहरीले प्रचार पर काबू नहीं होगा तब तक यह चलता आएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से करनी होगी, मगर कम से कम प्रधानमंत्री ने यह कहने की हिम्मत की, साहस दिखाया। और मुझे लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर मैं उन्हें 3 बार क्लैप करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद एक रास्ता तैयार होगा जिसमें समावेशी सोच होगी। हम सब एक साथ मिलकर, जुटकर आगे बढ़ेंगे। और जाते जाते, मेरा देश 75 का हो गया दोस्तों। कितना खूबसूरत देश है ये मेरा। और इसकी खूबसूरती यही है कि हम सब एकजुट होकर, एक रहकर आगे बढ़ते आए हैं, हमेशा से आगे बढ़ते आए हैं। इस भावना को कभी, इसका दामन मत छोड़िए दोस्तों। इसे लेकर आगे बढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। और यकीन मानिए, हम तरक्की की उन ऊंचाइयों को हासिल करेंगे जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री ने उसी का जिक्र तो आज भाषण में किया कि आओ संकल्प लें, देश को विकसित बनाएं। चलिए, मेरी ना सही, उम्मीद है जो तमाम बातों का मैंने आज आपके सामने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनेंगे आप। क्यों? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।